अच्छा नईम भाई, आपने मुझसे कहा कि डेसिमल वाला जब क्वेश्चन आ जाए ना तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। लेट सपोज आपके बुक में एक क्वेश्चन है डेसिमल का। आप ज़रा बुक खोल कर देख लो, तो आपको डेसिमल का एक क्वेश्चन गिवन होगा कि आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड करके दे दें। और लेट सपोज ये है, ठीक हो गया, 2.25। कंसिडर कर ले ये एक डेसिमल नंबर आपको गिवन है और आपसे पूछते हैं कि इसका ये फाइंड करके दो। 2.25 का स्क्वायर रूट फाइंड करके दो। तो दो तरीके हैं, आप या डायरेक्टली इस तरह कर लो कि इस चीज़ को जो है, इस चीज़ को आप पहले तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्जन आप कैसे करेंगे? 2.25 की फ्रैक्शन कैसे बनेगी? 2 तो होल नंबर है ना, सो 2 होल 25 बाय, इस पॉइंट की जगह यहाँ पर 1 लिख दो और पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है 2। सो इस तरह इसका ये 2 होल 25/100 इसकी मैक्स फ्रैक्शन बन गई। अब इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दो। सो 100 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 200 आ जाएगा। 200 के साथ प्लस कर दो 25 को, सो यहाँ पर 25 आ जाएगा। 225 डिवाइडेड बाय 100। अब आपके साथ अगेन दो नंबर्स बन गए। अब आपने क्या करना है, इसका इस तरह से इसको डिनोट करना है। 100 डिवाइडेड बाय 100। क्लास में कोई आ गया, मैं इनको एक्सेस दे दूं। अच्छा, आपने ये काम कर लिया। अब आप पे डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 225 का इस तरह करके और फिर उसके बाद 100 का इस तरह करके, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करके स्क्वायर रूट फाइंड करना चाहते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। या अगर आप इस तरह करना चाहते हैं जो आज की फर्स्ट क्लास में मैंने किया दोपहर को, 225 इसका इस तरह से कर लो। चले मैं करके दिखाता हूँ। इसको पहले किस नंबर के ऊपर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो किस नंबर के ऊपर डिवाइड करेंगे? 5 5 6 7 8 9 3 के ऊपर डिविजिबल है। सो 3 के ऊपर डिविजिबल है तो कर देते हैं। 7 3 21 आ गया। यहाँ पर 1 यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, 15 हो गया ये। सो 5 3 15। अभी अगेन ये 3 के ऊपर डिविजिबल है। सो 2 3 6, 1 यहाँ पर आ गया, ये हो गया 15। सो 5 3 15। अभी ये 25 5 के ऊपर डिविजिबल है। सो 5 5 25 और फिर 5 को एज इट इज़ कर दो। सो यहाँ पर स्टॉप कर दिया। इसके प्राइम फैक्टर्स ये आ गए, मतलब 225 के डिवाइड बाय 100। 100 का क्या सीन है? 100 को 2 पे डिविजिबल 2 के ऊपर डिवाइड करेंगे प्राइम फैक्टर्स के ऊपर। सो यहाँ पर 50 आ जाएगा। अगेन 2 के ऊपर 25 आ जाएगा और 25 के लिए 5 के ऊपर करना है। 5 को ख़त्म करेंगे। सो 1 यहाँ पर आ गया। अभी क्या करेंगे, आप ऐसा करें, इन सब को मल्टीप्लाई कर दें। 3 3 9 आ गया। 9 5 क्या आ रहा है? 45। और 45 इंटू 5 225। ठीक हो गया। सही हो गया ना? इसके प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर ली। सो इसको इंडेक्स फॉर्म में लेके या पावर फॉर्म में। सो 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर, राइट। अभी हम तो फाइंड कर रहे हैं इसका ये, ठीक हो गया। अभी इसका देखें, 2 स्क्वायर 2 टाइम्स आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर, राइट। सो इसके ऊपर चूंकि ये है, मैंने आपको बताया था कि ये सारे स्क्वायर्स इसके साथ ख़त्म हो जाते हैं क्योंकि स्क्वायर्स सबके ऊपर है तो कॉमन है। सो 5 और 3 रह गया यहाँ ऊपर, यहाँ पर 2 और 5 रह गया। अब आप इनको मल्टीप्लाई करके देख लो। 5 3 15 आ गया,
डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या आ गया, या फिर एक काम करें, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर दें, इतना लंबा प्रोसेस क्यों कर रहे हैं। 5 5 के ऊपर डिवाइड हो रहा है तो 5 और 5 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, राइट। यहाँ समझ आज आ रहा है या नहीं, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बता सकता है। सो यहाँ पर 3 इंटू 1 3 आएगा और 2 इंटू 1 2 आएगा। अभी 3 और 2 को अगर आप करना चाहते हैं डिवाइड तो कर दें। सो यहाँ ऐसे आएगा 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 निकाल दें तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर इस 1 को ख़त्म करने के लिए एक ज़ीरो हम नीचे यहाँ से उतार लेंगे, यहाँ पर भी पॉइंट लगेगा, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया। सो 2 5 ज़ा 10। अभी देखें 3/2 का हमारे पास बन गया 1.5 आंसर। आपसे अगर कोई पूछ ले कि ये जो डेसिमल नंबर था 2.25, इसका स्क्वायर रूट क्या है, तो आपने आंसर करना है 1.5। यूनस भाई कोई कंफ्यूजन तो नहीं, यहाँ तक समझ आ गया आपको। एनीवन, किसी को कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन हो तो बता सकता है। सो 2 डेसिमल के फॉर्म में आपने घबराना नहीं है। अभी इसी क्वेश्चन को 2.25 को अगर आप वो डिवीजन मेथड से करेंगे तो कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। आपने इसको इस तरह करके लिखना है 2.25, राइट साइड से आपने पेयरिंग करनी है। तो एक पेयर हमारे साथ 25 का बन रहा है और एक पेयर यहाँ पर हमारे पास 02 का बन गया। यहाँ तक समझ आ गया आपको। इस पॉइंट से बिल्कुल ना डरे, ऐसा कंसिडर कर ले कि यहाँ पर पॉइंट है ही नहीं। सो 2 के लिए 1 से लेकर 10 तक हमने स्क्वायरिंग की थी आज की दोपहर वाली क्लास में। 2 के लिए हम क्या करेंगे, 2 स्क्वायर तो हम ले नहीं सकते क्योंकि वो 4 आएगा। सो 1 1 1 ज़ार, यहाँ पर 1 आ गया। इस 2 में से 1 निकाल दें तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ये पूरा का पूरा पेयर आपने फिर नीचे उतारना है। ये तरीका आज मैं पहली क्लास जो आज हुई दोपहर को उसमें मैं समझा चुका हूँ। अभी 125 यहाँ पर आ गया, ये 1 और 1 ऐड कर दें, यहाँ पर 2 लगा लें। इस 2 के साथ यहाँ ऐसा नंबर लगाएं जिसको यहाँ पर भी लगेगा वो नंबर, और फिर इससे जो नंबर बन जाएगा वो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ पर अगर मैं 5 लगाऊं तो वो 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ। तो अभी 2 के साथ 5 ज़रा चेक करते हैं। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी हो गया, 5 2 ज़ा 10, 10 + 2 12, 125 आ रहा है। इट मीन्स 5 के ऊपर ये सेटिस्फाई हमें कर रहा है। सो 25 इंटू 5 ज़ार 125, बस यहाँ पर 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, 15 यहाँ पर आ गया, लेकिन 15 आपने नहीं लगाना क्योंकि डेसिमल है हमारे पास। सो हमारे पास 2.25 का स्क्वायर रूट क्या बना, 1.5। मैं हमेशा आपको ये मशवरा दूंगा कि ये तरीका सीख लो। आज की पहली क्लास में मैंने ये तरीका डिटेल में समझा दिया था। ये तरीका सीख लो, इस लंबे प्रोसेस से ख़ुद को बचाओ। ये तरीका मत सीखो, सीखना दोनों आपकी मर्ज़ी है, दोनों से जिससे आप करना चाहते हैं, लेकिन इस पर टाइम ज़्यादा लगता है। मतलब पहले एक नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन की, फिर दूसरे नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन की, फिर उसको पावर फॉर्म में लिख लिया, ठीक हो गया। जो फिर हमने क्या किया, फिर हमने स्क्वायर रूट को स्क्वायर के साथ ख़त्म कर दिया, फिर इनको मल्टीप्लाई किया, फिर इनको अगेन यहाँ एंड पर डिवाइड किया। सो 1.5 बन गया। सो इस काम से ख़ुद को बचाने के लिए आप ये तरीका अप्लाई करो जो अभी मैंने यहाँ पे किया। ये वाला तरीका ये बेस्ट मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड करने का। आपको 20 डिजिट्स का नंबर भी दिया जाएगा तो उस पर आपका इतना टाइम नहीं लगेगा जितना इस पर लगेगा अगर आप ये डिवीज़न मेथड से करोगे। सो ये काफ़ी हैंडी है, इस तरीके से फाइंड कर लें। यहाँ तक सब कुछ समझ आ चुका है एवरीवन, काइंडली एक्नॉलेज कर दें। यूनस आप बताएं।
सर ये जो स्क्वायर रूट डिवीजन बाय मेथड, हाँ, क्या सर इसमें ये रूल्स भी एक रूल ये भी हो सकता है कि 3 पेयर्स बन जाए, या थ्री थ्री पेयर पेयर्स वाला रूल बनाएंगे इसमें तो नहीं है? नहीं, 3 पेयर्स नहीं, 2 पेयर्स, टू पेयर्स करेंगे। आप स्क्वायरिंग कर रहे हैं, स्क्वायर का अच्छा मतलब सर, दो। ओके हम्म, सर। ये आप दूसरी क्वेश्चन है कि आपने बोला है ऐसा क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस दे भी सकता है, या एज एमसीक्यूज, कि वो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं कंफर्म, है? इस पर कंफर्म हर एक पेपर में, ये आप सुन लो सब के सब, अक्सर ये बात आजकल मैं भूल रहा हूँ, ये मेरी गलती है। कंफर्म आपके पेपर में इस तरह का एक क्वेश्चन आएगा, आपको इस तरह डेसिमल पॉइंट या फिर सिंपल इस तरह का नंबर देंगे, जैसे यहाँ पर था 961। आपसे इस पर कंफर्म एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन लाजमी आता है कि इसका स्क्वायर रूट बना के दो। स्क्वायर रूट क्या बनेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये मेथड अप्लाई करते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड अप्लाई करते हैं, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कौन सा मेथड आप फॉलो करते हैं। बट आपने सोल्यूशन तो फाइंड करना है हर हाल में। अभी ठीक हो गया यूनुस भाई? ठीक है सर। इसमें इसमें लाजमी ये बात जहन में रखें कि स्क्वायर रूट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। अच्छा ठीक हो गया, यहाँ तक सबको समझ आ चुका है। तो अभी आज की जो हमारी नई टॉपिक है वो है क्लास 20 में से, हाँ, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, क्लास 7, यानी डे 20 क्लास 7। इसमें चैप्टर नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी चैप्टर नंबर 4, 3 हो गया। मैं इसको चैप्टर बोलता हूँ, बुक में यूनिट है इसका, ठीक है, यूनिट, यूनिट नंबर 4 आज हम स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट का जो नाम है वो है रेट, रेशो, और पिछली क्लास में क्लास 6 में था रेट रेशो परसेंटेज, यहाँ पर है रेट रेशो प्रोपोर्शन। अच्छा, यहाँ पर मेरी ये बात लाजमी नोट करें कि ये रेट, इसके क्वेश्चन भी पिछली क्लासेस में हम कर चुके हैं, रेशो के ऊपर भी काफ़ी डिस्कशन हुई है, लेकिन ये जो टॉपिक है ना प्रोपोर्शन, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस पर क्वेश्चन लाजमी आता है। इसमें किस किस्म के क्वेश्चन गिवन होंगे, मतलब इसमें वो क्वेश्चन गिवन होते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स, कि एक बंदा है, ठीक है, वो 40 मिनट में किसी किताब के 10 पेजेस पढ़ता है, तो 60 मिनट में वो उसी किताब के कितने पेजेस पढ़ेगा, प्रोपोर्शन की बात होगी वहाँ पर। सो आपने इसमें रेशो ही बीच बीच में यूज़ होगा इन चीज़ों में, प्रोपोर्शन में। बट ये लाजमी इसको कवर करना है, प्रोपोर्शन वाला ये जो चैप्टर है, इसमें से ये प्रोपोर्शन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोपोर्शन में हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन और इन्वर्स रिलेशन आती है, मतलब अभी उस पर बात करेंगे, क्वेश्चन वगैरह आ जाएगा उसके बीच में। ठीक हो गया, ये आपने नोट कर लिया, ये एमसीक्यूज़ के लिए, ये प्रोपोर्शन के ऊपर एमसीक्यूज़ लाजमी आते हैं। जैसे मैं हर क्लास में तकरीबन ये बात कहता हूँ कि गारंटी, तो इस प्रोपोर्शन की मैं गारंटी लेता हूँ कि ये इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में। ठीक हो गया, ये आपको समझ आ चुका है, ये बात आपने नोट की सब ने? यस सर। अच्छा, 4.1 अगर आप उठाकर देखेंगे तो 4.1 एक्सरसाइज में पहला जो क्वेश्चन है उसमें वो है रेट के ऊपर, ठीक है, रेट के ऊपर। सो रेट के क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं, और ये आपके पेपर में सारे वर्ड प्रॉब्लम्स की सिनेरियोज के क्वेश्चंस ही आते हैं। सो इसको लाजमी आपने कवर करना है। एक क्वेश्चन है, इफ़ द कॉस्ट ऑफ 7 लीटर्स, 7 लीटर दूध है, उसकी टोटल कॉस्ट 770, 770 है, व्हाट इज़ द यूनिट रेट ऑफ मिल्क, मतलब इकाई उसकी क्या है, यूनिट रेट, ठीक है। तो इसमें आपने, मैंने कल सर आपको एक जी, मिनट। जी, सर ये रेट रेशो प्रोपोर्शन, सर इस दोबारा से सर रिपीट करें, इसमें डिफरेंस क्या है? रेट में आप ये करते हैं, रेट में आपको कोई कंडीशन गिवन होती है, उसमें आपसे पूछते हैं कि सर अगर, प्रैक्टिकली, सर प्रैक्टिकली एक एक क्वेश्चन करें।
तो मैं भी स्टार्ट होने वाला था, आपने रोक लिया। मैं भी इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहा था ना। ठीक है सर। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो रहा है, देखें ये अभी जो मैं स्टार्ट होने वाला हूँ इसके ऊपर प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन करते हैं। आपके बुक में से 4.1 एक्सरसाइज है 4.1, उसमें प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन आपको गिवन है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ 7 लीटर्स की कॉस्ट, मिल्क कितना है 7 लीटर, उसकी कॉस्ट अगर हमारे पास ₹770 है, 770 रुपीज़ है, आप हमें बताओ यूनिट का रेट क्या बनेगा, मतलब 1 लीटर का रेट कितना बनेगा, यूनिट रेट। तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। आपने क्या करना है, आपने जस्ट टोटल जो प्राइस है 7 लीटर्स की, अगर 7 लीटर की कीमत इतनी है तो 1 लीटर की कीमत क्या बनेगी, आपने ये वैल्यू इसके ऊपर डिवाइड करनी है। यूनिट रेट का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। यूनिट रेट का मतलब ये है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय जितने अभी यहाँ पर लेटर है, ठीक हो गया, नंबर ऑफ लेटर्स। तो अभी कर दे यूनिट, आपके पास क्या बनेगा यूनिट रेट, एक इकाई की कीमत क्या बनेगी, मतलब 1 लीटर की। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल ये है कि आप दुकान पे जाते हैं, दुकान पे, ठीक हो गया, 7 किलो कोई भी क्वांटिटी है, 7 किलो आलू कंसिडर कर ले, 7 किलो आलू आप दुकान से उठाते हैं, आपसे वो 2,000-3,000 रुपये ले लेता है। और कोई बंदा आपसे पूछता है कि यार ये तो 7 किलो 3,000 के तुम्हें मिल गए, 1 किलो कितने का मिला, तो तुमने क्या करना है, 3,000 को डिवाइड करना है 7 के ऊपर, सिंपल सी बात है। सो यहाँ पर टोटल कॉस्ट कितनी है, 770 है, इसको 7 के ऊपर डिवाइड कर दो, सो यूनिट आपके पास आ जाएगा। 770 को डिवाइड कर लो 7 के ऊपर, सो यूनिट प्राइस क्या बनेगी, सिंप्लीफाई कर दो, 7 कट जाएगा 7 के साथ तो 1, और 7 7 के साथ तो 1, 0 एज इट इज़, तो 110। एक लीटर की कीमत क्या बन गई, एनीवन, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो वो बता सकता है। जी, एनीवन, कोई कंफ्यूजन हो तो वो बता सकता है। वाइट बोर्ड विजिबल नहीं है आपको? विजिबल है सर। जी, है ना, व्हाइट बोर्ड विजिबल है। ओके। किसी को कोई कंफ्यूजन हो ये रेट के क्वेश्चन में तो वो बता सकता है, मैं दूसरा क्वेश्चन कर दूंगा, वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। सर जो क्वांटिटी है वो यूनिट में कन्वर्ट होगी? नहीं, कन्वर्जन नहीं कर रहे हम यहाँ हम्म, हम यहाँ यूनिट प्राइस मालूम कर रहे हैं। आपको मैं एक कंडीशन देता हूँ, मैं एक दुकान में खड़ा हूँ, दुकानदार हूँ, आप मेरे सामने आते हैं, मुझे कहते हैं कि 5 किलो आलू दे दो, ठीक है यूनिस भाई, कितने, 5 kg के आलू आपको चाहिए। मैं आपको कहता हूँ जेब से निकालो, लेट सपोज कंसिडर कर लो 5,000 तो नहीं बनते, 5,000 मैं आपसे ले लेता हूँ, ठीक हो गया। अभी आप खुद सोच में पड़ोगे ना कि यार 5 किलो का इस बंदे ने यानी मैंने आपसे 5,000 ले लिए, राइट, आपको किलो का रेट नहीं पता। सो 1 किलो का रेट यानी यूनिट प्राइस आप कैसे फाइंड करोगे, 5,000 को आप डिवाइड कर लोगे 5 के ऊपर, सो डेफिनेटली आपके पास 1,000 आएगा। मतलब मैंने ज़्यादती की या नहीं की, 1 किलो आपको 1,000 का बेच दिया, 1,000 रुपीज़ यूनिट प्राइस बनेगी। अभी समझ आ गया या नहीं?
Yes, sir. हाँ, ये इस तरह से है। कन्वर्जन हम यहाँ नहीं करते, लाइक हम कुछ इस तरह नहीं करते कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जा रहे हैं, वो कन्वर्जन अलग चीज़ है। यहाँ हम यूनिट की बात कर रहे हैं कि मतलब चलो 10 किलो या 10 लीटर या 20 लीटर की प्राइस इतनी आ रही है, तो 1 लीटर या 1 किलो की कीमत कितनी आएगी, ये रेट में असल ये क्वेश्चन है, रेट के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है, वहाँ समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। Maha skipped the rope 108 times in 4 minutes. What is her average skipping rate per minute? स्किपिंग कुछ भी हो सकता है, ये कोई काम होगा, मतलब या तो चलो माहा है, एक लड़की है, वो एक काम कर रही है, 108 बार उसने 4 मिनट में एक काम किया, वो रोप वाला, स्किपिंग द रोप। किसी को पता है स्किपिंग द रोप क्या काम होता है? कोई एक्सरसाइज होगी? एनी हाउ छोड़ दें इसको। उसका उसका एवरेज रेट, व्हाट इज़ हर एवरेज स्किपिंग रेट पर मिनट, पर मिनट के हिसाब से 4 मिनट में उसने रोप को स्किप किया कितने टाइम्स? 108 टाइम्स। अच्छा, अब आपसे पूछते हैं कि पर मिनट उसका जो स्किपिंग रेट है वो बता दो। सो पर मिनट रेट फाइंड करने के लिए आपने टोटल टाइम्स को डिवाइड करना है 4 मिनट के ऊपर। 108 को आप डिवाइड कर लो 4 के ऊपर, ठीक हो गया। तो यहाँ से क्या आएगा? 4 1 ज़र 4, और यहाँ पर 2 4 ज़र 8, 2 यहाँ पर आ गया 28 हो गया, 7 4 ज़र 28, सो 27 पर मिनट उसकी स्किपिंग रेट क्या है पर मिनट? वो है 27 टाइम। आपको समझ आ रहा है या नहीं? एवरेज पर मिनट उसका टाइम क्या आ गया, स्किपिंग रेट क्या आ गया? स्किपिंग रेट 27 टाइम्स। वो 1 मिनट में 27 बार रोप को स्किप कर रही है। ये कोई एक्सरसाइज होगा? आई डोंट नो। यहाँ तक आपको किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो बता सकते हैं यार। आप मुझे सुन रहे हैं सब के सब? जी सर। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? जी क्लियर है। ओके जी। अच्छा, अच्छा, इस एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन है, मदीहा रोट 66 पेजेस ऑफ ए बुक ड्यूरिंग 3 डेज। अच्छा, मदीहा एक लड़की है, क्या है? मदीहा रोट, टोटल कितने पेजेस उतने उसने लिखे? 66 पेजेस। ऑफ ए बुक ड्यूरिंग 3 डेज, 3 दिन में उसने 66 पेजेस लिखे। राइट, व्हाट इज़ द एवरेज राइटिंग रेट पर डे? पर डे के ऊपर उसका क्या हिसाब बनेगा, मतलब एक दिन में उसने कितने पेजेस लिख के? तो क्या करेंगे, डेटा एक्सट्रैक्ट कर लो, इजी है। पेजेस रिटन 66 पेजेस, राइट। डेज टेकन या टाइम टेकन लिखो, वो कितना है? 3 डेज। अभी यूनिट रेट आपसे मांग रहे हैं कि मतलब पर डे कितने पेजेस वो लिख रही है या लिख दिए उसने।
सो इजी है, 66 को इसके ऊपर डिवाइड कर दो 3 के ऊपर, सो 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जार 6, 2 3 जार 6, 22 उसका एवरेज रेट आ गया पर डे। क्या आ गया? 22 पेजेस पर डे। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? बहुत इजी और बच्चों वाले क्वेश्चन है। नईम भाई, यूनस भाई, बाकी लोग, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? इन क्वेश्चंस के ऊपर आप लोग अगर समझ गए हैं तो मैं दूसरे एक्सरसाइज पर जंप करता हूँ। ये रेट वाले क्वेश्चन है, बहुत इजी है। सर एवरेज रेट और रेट में क्या फर्क है? क्या? एवरेज रेट और रेट में? रेट एक यूनिट है, ठीक है। एवरेज रेट का मतलब औसतन दिन में कितना लिखती है वो, औसतन। लाइक उसने टोटल 3 दिन लिए ना, तो पर दिन, पर डे उसका एवरेज रेट क्या है, उस वो औसतन हर एक दिन पर कितने पेजेस लिख रही है, सिंपल सा उसका मतलब है। एवरेज का फार्मूला आपको नहीं याद? अभी रिसेंटली किया था, टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ जितने हैं। सो टोटल क्वांटिटी यहाँ पर 66 है, डिवाइड बाय कितने दिनों में वो काम किया, वो थोड़ा सा इससे डिफर करता है। वो स्पेसिफिकली नंबर की एवरेज हम फाइंड करें, यहाँ पर दिन में औसतन उसने कितने पेज वो कितने पेजेस लिख रही है। समझ आ चुका है? तो मैं दूसरे एक्सरसाइज के ऊपर जंप करता हूँ। ये सब समझ आ चुका है आप लोगों को? सर ये मैं बार बार क्वेश्चन ही कर रहा हूँ, इससे स्टूडेंट पे हैरान है, लेकिन सर ये आप बोल रहे हैं रेट की, जो रेट में सर ये डिफरेंट क्वांटिटीज और डिफरेंट यूनिट में फिर क्या फर्क है? नहीं भाई, सेम नहीं है? क्या मतलब? मैं नहीं समझ रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन करना आपका हक है, बेशक आप 10 बार मैं क्वेश्चन नहीं करो। समझा सर। यूनुस भाई जरा रिपीट करें। सर आपने बोला है कि क्वांटिटी और यूनिट में फिर क्या फर्क है अकॉर्डिंग टू द रेट की क्वेश्चन में? क्वांटिटी और यूनिट में क्या फ़र्क है यार? क्वांटिटी यूनिट इकाई होती है, जैसे जैसे किलो, ठीक हो गया, लीटर हो गया, मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, ठीक हो गया, ये यूनिट हैं। ये उनकी इकाइयाँ हैं, यूनिट्स हैं। क्वांटिटी से मुराद मिकदार होती है, एक चीज़ आपके पास कितनी है। एक चीज़ मेरे पास 10 किलो है, तो उसमें यूनिट जो है वो 1 किलो है, 1 किलो। टोटल क्वांटिटी 10 किलो के बराबर है। और नईम भाई, आप क्वेश्चंस के ऊपर नहीं समझे? अगर आपको आवाज़ आ रही है नईम भाई, तो आप मुझे बताएं, आप ये जो क्वेश्चन हो गए इस पर आप नहीं समझे? नईम भाई, आपकी मुझे आवाज़ आ गई कि क्लियर नहीं है? सर अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आपने मुझे पेमेंट नहीं की,
ठीक है, चलें आपकी बात मैं मान लेता हूँ कि आपने मुझे पेमेंट की है। मैंने आपको हर तरह से वेरीफाई करवा दिया कि आपने मुझे पेमेंट नहीं की। आपकी खातिर आपने कहा कि इसको वेट करते हैं। मैंने तकरीबन 20 क्लासेस हो चुके हैं, 20 क्लासेस में आपको छोड़ा हुआ है, ठीक है। और अभी तक मैंने हर तरह से आपको वो दिसंबर की पूरी हिस्ट्री इजी पैसा की रख दी आपके सामने, तो मुझे पेमेंट नहीं मिली आपकी। ये अगर अभी इसके बाद में मैं आपको फ्री छोड़ूंगा क्लासेस में, तो वो तो और स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादती होगी कि उनसे मैंने पैसे लिए हैं और आपको मैं छोड़ रहा हूँ। अभी ये तो आप लोगों की गलती है ना, आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि मैं आपके पैसे मुझे मिले हैं। मैंने हर तरह से आपको वेरीफाई करवा दिया, इवन स्टेटमेंट भी आपको पीडीएफ में भेज दूंगा, भेजा भी है, मैंने हर एक चीज़ दिखाई है। तो मैं इस वजह से आपसे कह रहा हूँ कि आपकी पेमेंट मुझे नहीं मिली, आपने पता नहीं किसको भेजी है। शॉप वाला भी पता नहीं आपको क्यों नहीं रीवेरीफाई करवा रहा कि पेमेंट मुझे ही मिली है। अगर मुझे मिली तो मेरे साथ होती। क्लियर हो गया? चलें, ओके। यस सर। अच्छा जी, अच्छा अभी अभी इसमें सर से ये जो जी सर जो ये जो एक 7 क्लास है या 6 क्लास है सर, इसमें जो रेट्स की क्वेश्चंस है वो सर क्वांटिटी में पूछा है, तो वो बोल रहे हैं सर यूनिट में चेंज कर, यूनिट में सर रेट मालूम करो। कौन से एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है? यूनुस भाई कौन से एक्सरसाइज में है? सर, सर ये जो क्विक चिक है सर, राइट 3 सिचुएशन फ्रॉम ए डेली लाइफ वेयर कांस्टेंट रेट इज यूज, एवरेज रेट इज यूज। बस आप इन चीज़ों के ऊपर फिर लग जाओ, आपसे एक्सरसाइज बीच में से रह जाएगा। वो आप क्वेश्चन का उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज दो, मैं क्लियर करवा दूंगा। यही बात आपने सीखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, यही बात आपने सीखनी है कि पर यूनिट का रेट आपने सीखना है। वो डिफरेंट सिनेरियो आपको कह रहे हैं कि मतलब 3 सिचुएशन या 3 सिनेरियो का आप अंदाज़ा लगा लो, फिर उसमें ये काम कर लो, फिर वो कर लो। वो बच्चों के लिए सरगर्मियाँ होती हैं, मुझे पता है। आप उसमें अक्सर उसके ऊपर एक लाइट बना होता है, बल्ब वगैरह, कोई हिंट आपको गिवन होता है या आपसे कुछ पूछ रहे होते हैं। आप उसकी स्क्रीनशॉट इमेज लेकर मुझे भेज दो, मैं क्लियर करवा दूंगा, कल यहाँ क्लास में भी क्लियर करवा दूंगा। मगर सीखना इसमें जो मेन काम हमारा है वो ये है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स आपने सीखने हैं। ओके सर। हाँ, वो खैर है, आप क्वेश्चन की इमेज लेकर मुझे भेज दो, मैं करवा दूंगा, कोई मसला नहीं। लेकिन उसमें मसला ये होगा कि क्लास के दौरान मैं अगर अब वो करूँगा तो पूरा एक्सरसाइज हमसे बीच में रह जाएगा, क्योंकि वो सिनेरियोज़ हैं, 3 2 या 5 सिनेरियोज़ हमने सोचने होंगे, फिर हमारा एक क्वेश्चन इस तरह बनेगा, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे। तो काम यही है, बट सिनेरियोज़ खुद से हमने सोचने हैं। ठीक हो गया? अच्छा ओके, अभी ये एक्सरसाइज नंबर 4.2 ज़रा आप देखिए। एक्सरसाइज नंबर 4.2 में हमारे पास कुछ क्वेश्चन है रेशो के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर? रेशो के ऊपर क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी बेसिक्स हैं, मतलब ये अगली पिछली क्लासेस में मैंने किया भी था। आपको कह रहे हैं कि 444 टू 300 234 का रेशो क्या बनेगा। सो आपने इसको ऐसे लिखना है, 444 रेशो 234। अभी ये तो रेशो बन गया, लेकिन सिंपलेस्ट रेशो आपने इसकी बनानी है। सो उसके लिए आप क्या करेंगे? इजी ट्रिक ये है कि आप इन दोनों का HCF फाइंड कर लो। क्या फाइंड कर लो? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो। सो मैं इजीली ये ऐसे करता हूँ। बड़ा नंबर कहाँ पे है? यहाँ पे है। सो 444 को अंदर लिख लो और 234 को बाहर लिख लो। अभी 234 के साथ
हम कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई करें कि 444 तक पहुंच जाएं। सो वो अगर हम 2 करेंगे सो वो बनेगा 468। नहीं जा सकते 2 के ऊपर, सो 1 करेंगे। 1 यहाँ पर लिख लिया तो यहाँ 234 आ जाएगा। अभी सीख लो, अगर एलसीएम अभी तक किसी ने नहीं सीखा तो वो इस तरह होता है। अच्छा, इसमें से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दें। 4 में से 4 0, 4 में से 3 1 और 4 में से 2 2 आएगा। अभी ये वाली वैल्यू जो है इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दो 234, राइट, ठीक हो गया। अभी 210 के साथ हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि 234 तक पहुंच जाए। तो वो तो 2 पर अगर हम करेंगे बढ़ जाएगा, 2 पर हमारे साथ वैल्यू 420 आ जाएगी। सो 1 पर इसको भी करते हैं। सो 210 इंटू 1 210, राइट। अभी इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दें, 4 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 में से 1 निकलेगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और 2 में से 2 0, राइट। ये 2 है असल में, ठीक है, इसमें 1 पर कंफ्यूज ना हो, ये 2 है। अच्छा, 2 में से 2 0। अब 24 के लिए 210 यहाँ पर नीचे उतार दें। सो 24 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई कर दें 48 आ रहा है, अगर 3 मल्टीप्लाई कर दे 72, अगर 4 मल्टीप्लाई कर दे 96, अगर 5 मल्टीप्लाई कर दे 120, अगर 6 मल्टीप्लाई कर दे 144, 8 मल्टीप्लाई कर दे 192, अगर 9 कर दे 216 आ रहा है। सो 8 के ऊपर इसको करना है, ठीक है। 24 के साथ 8 मल्टीप्लाई होके हमें 192 दे रहा है। सो 210 में से 192 निकाल दें। यहाँ 10 से 2 निकलेगा तो 8 आ जाएगा। यहाँ 0 यहाँ पर क्या था, 0 था, अभी 1 यहाँ पर आ गया। सो 10 में से 9 1, 18 यहाँ पर आ गया। सो अब इस 18 के ऊपर 24 को ज़रा डिवाइड कर दें। ठीक हो गया। अब 18 के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो बढ़ेगा, 36 आएगा। सो 18 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पर 24 में से 18 निकाल दें 6 आएगा। अभी ये 18 लास्ट वाला है तो ये इस तरह लिख लो, 6 3 जार 18। इसका HCF क्या आ गया? ये लंबा प्रोसेस है बट आपको ये तगो दो करनी पड़ी। 6 आ गया। इसका मतलब ये है कि आपने इसको भी 6 के ऊपर डिवाइड करना है और इसको भी 6 के ऊपर डिवाइड करना है, तो सिंपलेस्ट रेशो आपके साथ आ जाएगा, राइट। अभी 444 को 6 के ऊपर अगर आप डिवाइड करेंगे तो 74 यहाँ पर आ जाएगा और फिर 234 को अगर आप 6 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो 39 आ जाएगा। सो ये इसका सिंपलेस्ट रेशो है। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो बता सकते हैं। अदरवाइज अगर आप ये प्रोसेस इससे अगर आप बचना चाहते हैं तो फिर दूसरा काम ये होगा कि 444 234 पहले इनको 2 के ऊपर डिवाइड कर दें, ठीक हो गया। ऐसे नीचे आते जाएं, इनका कॉमन नंबर देखते जाएं, तो फिर भी आपने तकरीबन 4-5 स्टेप लेने होंगे और यहाँ तक आपने पहुँचना होगा। इसलिए इससे अच्छा है कि आप दोनों का HCF फाइंड कर लो, तो जो HCF आ जाए उसके ऊपर दोनों को डिवाइड कर लो, आपके पास सिंपलेस्ट रेशो आ जाएगा। HCF फाइंड करना ईजी है, मैं आपको मशवरा दूंगा। इसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है, इसमें 1 2 के बाद फिर 3 पर फिर 4 पर, फिर यहाँ पर ये वेरीफाई करना भी होगा कि ये दोनों 2 के ऊपर डिविजिबल है या नहीं। इसमें ऐसी कंडीशन आ जाती है कि यहाँ पर 2 को देखना पड़ता है, यहाँ पर देखना पड़ता है कि यार 2 नहीं 3 के ऊपर, नहीं 3 नहीं 4 के ऊपर। सो अच्छा है कि आप लोग ये काम कर लो, जल्दी से HCF फाइंड कर लो दोनों का और डिवाइड करके बात ख़त्म कर दो।
एनी कन्फ्यूजन इन सिंपलेस्ट रेशो, अगर कोई मसला हो इसमें आपको? सर अगर बोथ साइड एक नंबर पे डिवाइड नहीं होता, उसको क्या करना है? वो सिंपलेस्ट रेशो होगी, वो खुद सिंपलेस्ट रेशो होगी। यहाँ पर देखें, ये दोनों, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अब नहीं बन रहा। इनके बीच में सिंपलेस्ट, इन नंबर्स के बीच में सिंपलेस्ट रेशो 74 और 39 ही है। समझ आ गया आपको नईम भाई? ये 2 के ऊपर हो रहा है, ये 2 के ऊपर नहीं हो रहा, ये 3 के ऊपर 9 10 11 12, 3 के ऊपर ये हो रहा है, और 7 और प्लस ये यहाँ देखें, जो नंबर्स आपको यहाँ पर गिवन होंगे ना, यहाँ पर इजी है, उनका HCF फाइंड कर लो, उसके ऊपर उनको डिवाइड कर लो, तो जो वैल्यूज आ गई बस वो उनकी सिंपलेस्ट रेशो होगी। क्या होगी? समझ आ गया आपको या नहीं? अगर आप देख लो, ये 2 के ऊपर हो रहा है तो ये 2 के ऊपर नहीं हो रहा। चलो 3 पर चेक करते हैं, ये 3 के ऊपर पूरा पूरा डिविजिबल है, बट ये नंबर 3 के ऊपर डिविजिबल नहीं है, सिंपलेस्ट रेशो है, मज़ीद ये डिविजिबल नहीं है। ओके, समझ आ चुका है आप लोगों को आई थिंक, क्योंकि हैंड रेस कर दिया आपने। अच्छा ओके, अभी क्या करते हैं, टाइम कितना रहता है इसमें? 7 मिनट है, तो 7 मिनट में चलो ये काम तो हो गया। अच्छा, ये काम मैं दोबारा से कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन हमने क्लास में किए हुए हैं, क्लास 6 में ये सारे क्वेश्चन। नहीं भाई, आप सबको याद होगा, ये हमने ये क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। नो सर, रेशो वाले नहीं की है, ये सिर्फ सिंपलेस्ट वर्ड रेशो, प्रॉब्लम वाले की है। तो वही बात है ना, उनमें वर्ड प्रॉब्लम में सिंपलेस्ट रेशो हमने नहीं लिखा था। क्या था सर? जी, यहाँ तक सबको समझ आ चुका है? ये अभी किसने कहा नहीं किया था हमने? अच्छा, सैयद आलम, आपने क्या कहा कि आपने भी ये अभी नोट नहीं किया था सिंपलेस्ट रेशो? नोट किया था सर। ये नो किया नो था? सर, किया था, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में वो कह रही थी, ये किए थे। नहीं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का टॉपिक तो डायरेक्ट हमने, और इनडायरेक्ट वाले हाँ वो नहीं, क्वेश्चन नहीं किए। वो तो बिल्कुल किए ही नहीं, क्योंकि ये तो नया टॉपिक है, वो नया, ये वो क्लास 6 में नहीं था। क्लास 6 में था हाँ जी। रेट रेशो परसेंटेज, यहाँ पर है रेट रेशो एंड जी। प्रोपोर्शन। और अच्छा, प्रोपोर्शन के बारे में ये बात आप जहन में बिठा लो कि प्रोपोर्शन से क्वेश्चन लाजमी आएगा, स्क्वायर रूट से, प्रोपोर्शन से, सिंपलेस्ट रेशो। ये तो सिंपलेस्ट रेशो चलो इजी है, वो तो शायद रेयर केसेस में क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन प्रोपोर्शन और वो जो दूसरा था रेट, रेट वाले क्वेश्चन, मतलब आपको कोई कंडीशन गिवन होगी, आपसे पूछेंगे कि इसका यूनिट रेट, तो वो भी इजी है, बट उस पर क्वेश्चन आते हैं। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के ऊपर तो लाजमी क्वेश्चन आता है। इसमें इसमें हमने क्लास 6 में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी किया था, आपको याद है? और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ आपके 4.3 एक्सरसाइज में है। यहाँ पर अभी कुछ क्वेश्चंस हैं, इंक्रीज़, सर डायरेक्ट जंप तो नहीं लगाए इसमें,
क्वेश्चन नंबर 2 भी करें किस चीज़ में? इस एक्सरसाइज में। नहीं यूनुस भाई, कौन से एक्सरसाइज में? 4.2। यार नहीं भाई, अल्लाह को मानो, अल्लाह को मानो। ये इसमें क्वेश्चन नंबर जो 2 है, एक्सरसाइज 4.2, इसमें क्वेश्चन 2 कहाँ पर है? इफ़ 340 इज़ डिवाइडेड बिटवीन सारा एंड सोनिया। ये हमने पिछली क्लासेस में किया हुआ है, आप ज़रा उठा लो, वो देख लो, आपसे भूल गया। मतलब ये है कि पिछली क्लासेस में जो हुआ वो आपके जहन से निकल रहा है। इफ़ 340 इज़ डिवाइडेड बिटवीन सारा एंड सोनिया अकॉर्डिंग टू द रेशो 37, फाइंड द अमाउंट ईच गेट्स। मैंने आपको ये बाकायदा तौर पर इस पर एक लंबी क्लास ली हुई थी, मतलब जहन से सब कुछ पीछे निकल रहा है। इरम अर्शिद, मैंने कुछ इस तरह का काम किया था या नहीं? मैं चले इस क्लास में कितना टाइम है? अभी रिकॉल हो जाएगा आपको, देखिए आपको रिकॉल हो जी जाएगा। सर, हाँ किया था। ये मैंने किया था यार, नईम भाई, यूनुस भाई, ये मैंने किया था। हाँ, टोटल रेशो आपको कितना गिवन सर है? सोनिया वाला किया। सर बिल्कुल किया था सर, लेकिन वो 6 क्लास की और 7 क्लास की, इसमें ये रिपीटेशन होगा क्लास 6 सर। के, तो यहाँ पर इसके सींग तो नहीं निकले ब्रदर, फिर हम आगे कैसे जाएंगे? अगर क्लास 5 में क्वेश्चन है 5 + 5 = 10, खफा ना हो, लेकिन ये लाजमी है, हमने काम भी ख़त्म करना है। 5 और + 5 = 10, ये क्लास 5 में क्वेश्चन है, ठीक है। यही क्वेश्चन क्लास 6 में आ गया तो दोबारा क्लास 6 में हम ये 5 + 5 = 10 करेंगे। चलें, आपकी खुशी की खातिर मैं दोबारा से कर देता हूँ, लेकिन ये अफसोस वाली बात है कि जो पिछली क्लास में मैंने समझाया वो आपको याद नहीं है। प्रैक्टिस आप लोग कब करेंगे? मैं आपकी खुशी की खातिर दूसरी क्लास बना के वो क्वेश्चन सॉल्व करवा लेता हूँ। सोनिया और सारा, वो जो किस्सा है उनका मैं करवा लेता हूँ। सोनिया और सारा, ये क्वेश्चन वहीं से एज इट इज़ आ चुका है। इन दोनों का हम सम अप करेंगे सर, मैं ये समझाता वो हूँ मैं, वाला ये हमने किया हुआ है, ये हमने बाकायदा किया हुआ है, मैंने इसलिए छोड़ दिया। क्वेश्चन है। चलें चलें, आप लोग ये क्लास लीव कर दें, मैं दूसरी क्लास बना के आपको ज्वाइन करवाता हूँ, आ जाएं आप। ये क्लास ख़त्म होने वाली है। एवरीवन, आपको आवाज़ आ रही है सबको मेरी? नहीं भाई, देखिए आपको एक क्वेश्चन गिवन है जो आपने कहा कि क्वेश्चन 2 करवा दें। इसमें क्वेश्चन गिवन है, सारा एक लड़की है, सारा, ठीक है, और उसकी बहन है सोनिया। उनको 340 रुपीज़ किसी ने दे दिए, डिवाइड कर दिए उनके ऊपर, किस रेशो में? अच्छा, इसको पहले यहाँ ऐसे लिख ले, सारा और सोनिया, ठीक हो गया। आवाज़ आ रही है सबको? आवाज़ सबको आ रही है मेरी? उनको उनको किसी ने 340 रुपये दे दिए, किस रेशो के साथ? रेशो गिवन है आपको 3:7। इस रेशो से किसी ने उनको ये पैसे दे दिए। अब आपसे पूछते हैं फाइंड द अमाउंट ईच वन गेट, यानी सारा को कितना हिस्सा मिला और सोनिया को कितना हिस्सा मिला। तो इस पर एक डिटेल क्लास पिछली क्लास में मौजूद है, वो क्लास 6 में मैंने किया हुआ था। देखो, इसका इजी सोल्यूशन ये है, आप इनके रेशो का सम ले लो, 7 और 3 को ऐड कर दो, 10 आ गया, ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, इसमें से 3 किसका हिस्सा है?
सारा का। तो सारा का हिस्सा कैसे फाइंड करेंगे? 3 टोटल रेशो का सम डिवाइड बाय 10। 10 मल्टीप्लाई टोटल रुपीज 340। सोनिया का कैसा बनेगा? सोनिया का हिस्सा इस तरह से बनेगा। सोनिया की रेशो क्या है? 7 डिवाइडेड बाय 10। 7/10 हाँ, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 340। 340। अब इसको देखें, नहीं यूनिस भाई आप देखें, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। सोनिया के लिए 0 और 0 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो 3 को मल्टीप्लाई कर दें 34 के साथ। 4 3 ज़ार 12, 1 कैरी हो गया, 3 3 ज़ार 9, 9 प्लस 1 10। सारा को 102 रुपये मिलेंगे। ठीक है, 340 में से 102 रुपये मिलेंगे जब इस रेशो के साथ डिवीजन होगी। अच्छा, इसका देखें, 0 और 0 कैंसिल हो जाएंगे, 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा 34 इज बोर्ड इक्वल टू। विजिबल नहीं है। बोर्ड सबको विजिबल है, किसी को भी विजिबल नहीं? बोर्ड नजर नहीं आ रहा। अभी भी नज़र नहीं आ रहा? आ रहा है भाई। ये दूसरी क्लास जब बनती है तो इस टाइम पर लाइट तो आ जाती है लेकिन नेट का इशू होता है। अच्छा, ये देखें, यहाँ तक समझ आ चुका है आपको या नहीं? यस सर। इजी है, इजी है। जो रेशो आपको गिवन है उसको सम अप कर लो। ठीक है, उसमें से सारा का हिस्सा कैसे बनेगा? सारा का जो रेशो है यानी 3 आउट ऑफ 10 जो रेशो का सम है, मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट। फिर सोनिया का जो रेशो है 7, वो यहाँ लिखेंगे आउट ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय टोटल वैल्यू, टोटल पैसे जितने हैं। सो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये मैंने किया, 0 0 के साथ कैंसिल हो गया। अभी 7 और 34 को मल्टीप्लाई कर दे। सो क्या आएगा? 7 4 ज़ार 28, 2 कैरी हो गया, 7 3 ज़ार 21, 21 प्लस 2 23। अगर इस रेशो के साथ यानी 3:7 के साथ आप सारा और सोनिया के बीच में 340 रुपये डिवाइड करेंगे तो सारा को 102 रुपये मिलेंगे और सोनिया को 238 रुपये मिलेंगे। अभी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बता सकते हैं। सबको क्लियर है? यस सर। ओके जी, ओके। अभी देखिए, अभी कौन सा एक्सरसाइज मैंने करवाना था? कैलकुलेट द इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू द गिवन रेशोज। मैंने आपको यहाँ पर एक बात बताई कि इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के ऊपर हम बाकायदा क्वेश्चन कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। अभी यहाँ पर करूँ या नहीं ना करूँ? कर दो सर, एक क्वेश्चन कर दो। ये देखिए, ये आपके 4.2 में ही एक क्वेश्चन है कि सलीम की सैलरी इंक्रीज फ्रॉम ₹30,000 टू ₹42,000। फाइंड द रेशो बिटवीन हिज ओल्ड सैलरी टू न्यू सैलरी। सो ओल्ड सैलरी और न्यू सैलरी का रेशो तो इजी बात है, वो आप फाइंड कर लेंगे। ठीक है, वो रेशो तो इजी है, मतलब इस तरह लिख लेंगे कि ओल्ड सैलरी, ठीक हो गया, फिर न्यू सैलरी, राइट। ओल्ड सैलरी के नीचे जो ओल्ड सैलरी का अमाउंट है वो लिख लो, 30,000। न्यू सैलरी के नीचे न्यू अमाउंट लिख लो जो उसकी है 42,000। तो इनको सिंप्लीफाई फॉर्म में अगर करेंगे तो देखें ये इन एक दूसरे के ऊपर भी डिविजिबल हैं। ठीक हो गया, यहाँ पर क्या बनेगा?
ये ज़ीरोज़ जो हैं, ये ज़ीरोज़ इन ज़ीरोज़ के साथ कैंसिल कर दो, इजी ट्रिक है। सो 30 42 इसका ये बन गया। इसको 30 और 42 को मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिकॉज़ ये देखें 2 के ऊपर ये इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 6 बन रहा है। अगर आप देख लें 6 बन रहा है, या देखें वेरीफाई कर दें, HCF फाइंड कर दें, 42 यहाँ पर लिख के 30 यहाँ पर लिखे। सो 30 1 30 यहाँ से निकाल दें। सो 2 4 में से 3 जाएगा तो 12 आएगा। यहाँ 30 आ गया। अभी 12 2 24, यहाँ से 6 आ जाएगा, ये 12 नीचे उतार दें। 6 2 12, 6 2 12, 12 में से 12 चला गया। सो 6 इसका HCF है। सो मज़ीद ये सिंप्लीफाई हो रहा है, ठीक है। इसको 6 के ऊपर डिवाइड कर दो। 30 जब 6 के ऊपर डिवाइड होगा क्या आंसर देगा? 5। सो 5 यहाँ लिखो। और 42 जब 6 के ऊपर डिवाइड होगा तो क्या आंसर देगा? 7। सो यहाँ पर 7 लिख लो। सिंपलेस्ट रेशो तो ओल्ड सैलरी और न्यू सैलरी की बीच में बन गई। अब ये बताएं, इंक्रीज इन हिज सैलरी टू न्यू सैलरी, इंक्रीज कितना आएगा? कोई आइडिया है? सिंपल वो इसके साथ प्लस करेंगे। नहीं, ऐसा करें ये 42,000 में से इसकी ओल्ड सैलरी निकाल दें। इंक्रीज कितना हुआ ये हम फाइंड करेंगे ना। इंक्रीज रेशो कितना आएगा? मतलब न्यू सैलरी में से ओल्ड सैलरी निकालेंगे। सो 42,000 में से ओल्ड सैलरी यानी 30,000 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 12,000 आएगा ना। 12। अभी अगर आप देखें, आपको अभी कह रहे हैं कि इंक्रीज सैलरी और नई सैलरी, मतलब इसका रेशो फाइंड कर लो। सो आप क्या करेंगे? आप 12,000 का रेशो फाइंड करोगे नई सैलरी के साथ 42,000 के साथ, ठीक हो गया। अभी सिंपल सा काम है, 12,000 और 42,000 का रेशो हमने फाइंड करना है। 12,000 रेशो 42,000, सॉरी मैंने आपको बताया सिंपल सा काम ये है कि ज़ीरोज़ को कैंसिल कर दें। सो ये 3 ज़ीरो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर एक ज़ीरो मैंने एक्स्ट्रा लगा दिया है, ठीक हो गया। अभी देखें 12 42 आ गया। 12 42 का आप अगेन देख लो, HCF फाइंड कर लो। वो HCF इनका 6 ही है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। HCF 6 आ गया, ठीक है जी। HCF 6 है तो इसको 6 के ऊपर डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 42 को 6 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 7 आएगा। सो ओल्ड और न्यू सैलरी का रेशो ये था 5-7। फिर न्यू वैल्यू मतलब जो सैलरी में इंक्रीज़ हुआ 12,000 का वो, और नई सैलरी पूरी जितनी बन रही है उसका रेशो 2:7 है, 2:7 है। एक्सरसाइज 4.3 में अगर आप देख लें, आपको कह रहे हैं कि कैलकुलेट द इंक्रीज और डिक्रीज क्वांटिटीज अकॉर्डिंग टू द गिवन रेशोज। 5:8 48 मीटर अगर हम डिवाइड करेंगे 5:8 के साथ तो डिक्रीज क्वांटिटी होगी कितनी? 30। अच्छा ये समझाता हूँ, इसमें ये छोटा सा ट्रिक है, आपने ये समझना है। 4.3 में
4.3 में आपको कह रहे हैं कि इंक्रीज़ या डिक्रीज़ फाइंड कर लो। ये आपने डिसाइड करने कि इंक्रीज़ आ रहा है रेशो के अंदर या डिक्रीज़ आ रहा है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो देखें 48, आपको 48 मीटर की एक क्वांटिटी गिवन है, वो किस रेशो में, किस रेशो के साथ, इन द रेशो 5:8। रेशो आपको गिवन है, राइट, रेशो आपको गिवन है, और 48 टोटल क्वांटिटी भी आपको गिवन है 48 मीटर। अब आपने ये डिसाइड करना है कि यहाँ पर इंक्रीज आ रहा है यहाँ या फिर डिक्रीज आ रहा है। तो आपने क्या करना होगा, आपने पहले रेशो को इस तरह से लिखना है 5/8, मल्टीप्लाई करना है इसको 48 के साथ। मैं बताता हूं आपको डिक्रीज और इंक्रीज का कहां से पता लगेगा। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे सो 8 1 8 और यहाँ पर 6 आएगा, 6 8 48, ठीक हो गया। 5 और 6 को मल्टीप्लाई कर दें, क्या बन रहा है 30। अभी इसमें इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कौन मुझे बताएगा? चलें कोई कॉमन सेंस लड़ा के मुझे बता दो, इसमें इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज आ रहा है? इंक्रीज। सर डिक्रीज। यूनिस बाय इंक्रीज इन टर्म्स किस तरह से इंक्रीज आ रहा है? मल्टीप्लाई किया सर आपने। मल्टीप्लाई तो हर एक वैल्यू में करेंगे। लेट सपोज दूसरा क्वेश्चन आपको गिवन है 126 आवर्स को हमने रेशो में 7:3 रेशो के साथ डिवाइड करना है, उसमें इंक्रीज आ रहा है। हमारे पास 48 है, 48 से ये कम हो गए 30। तो अच्छा आप ये कह रही हैं कि 48 से कम हो गया 30 बन गया, तो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है 666 रेशो में तकसीम हुआ है 5:3 रेशो के साथ, ठीक हो गया। 5:3 रेशो के साथ तकसीम हुआ है, उसमें उससे वैल्यू आई है 1110। सो 66 से बढ़ गया 1110 पे चला गया, फिर भी डिक्रीज हो रहा है। बताएं ना, कोई बंदा कॉमन सेंस से काम लो। हेलो एवरीवन, आवाज़ आ रही है मेरी?
सर इंक्रीज डिक्रीज में ये 5 मल्टीप्लाई बाय 6, इस ये 5 + 6 नहीं होता सर? ये 5 मल्टीप्लाई है, 5/8 मल्टीप्लाई 48, तो 5/8 मल्टीप्लाई हो रहा है 48 के साथ, तो 8 और 48 हमने सिंप्लीफाई कर दिए, 8 1 ज़ार 8 और 6 8 ज़ार 48, फिर 5 और 6 के बीच में ये है, ये प्लस है, सॉरी मल्टीप्लाई, सो 5 मल्टीप्लाई 6 30 आ गया। सर हम इस तरह नहीं लिख सकते कि टोटल मल्टीप्लाई बाय रेशो पार्ट, सम ऑफ द रेशो पार्ट। सपोज सर अगर हम 5 में करते तो 5 इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाई बाय 5 या डिवाइडेड बाय 5 + 8, इस तरह नहीं कर सकते? आप मुझे बताएं कैसे। अच्छा ये समझ लिया ना आप लोगों ने, ये समझ लिया यहाँ पर डिक्रीज़ क्यों आ रहा है, क्योंकि 48 से वैल्यू कम हुई 30 बन गई। अभी इस दूसरे क्वेश्चन को आप लोग देख लो, 8900 ये हमारे पास किस रेशो के साथ है, इन दिस रेशो, इन द रेशो कौन सा रेशो है इनके बीच में, 9 और 10 का, राइट। अभी ये हम डिसाइड करेंगे कि इनके बीच में इंक्रीज़ आ रहा है या डिक्रीज़, ये कब डिसाइड होगा, जब हम इसको कर देते हैं 9 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 8 900, सो ये ज़ीरो और ये ज़ीरो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। और अभी क्या बचा हमारे पास, 9 इंटू 890, 890, इसको ज़रा कर दें, वैल्यू क्या बनेगी, 9 0 ज़ार 0, 9 9 ज़ार 81, सो 8 कैरी हो गया, 9 8 ज़ार 72, 72 + 8 क्या आएगा 80। अभी ये वैल्यू इस वैल्यू से कम है या ज़्यादा है, ये देखें। वहाँ सर 8900 कम है। है और यहाँ 8010 है, सो इट मीन्स डिक्रीज़ आ रहा है, ठीक है जी, डिक्रीज़ आ चुका है। डिक्रीज़ इन द रेशो। यूनस भाई आपको मैं लाजमी कहूँगा कि पिछली क्लासेस सब के सब वीडियोस देखनी है आपने, ठीक है। आपने मुझे आज ये तो बता दिया कि आप पिछली क्लासेस में कुछ क्वेश्चन आपने मिस किए हैं। अच्छा 666 इन दिस रेशो, रेशो कौन सा है, 5 और 3 का। सो क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 666, इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, 3 कैंसिल हो जाएगा, लाइट फिर से चली गई, 3 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, 2 3 ज़ार 6, 3 के साथ ये कैंसिल हो गया। अभी 5 के साथ 2 2 2 मल्टीप्लाई कर दें, आंसर क्या आएगा, 5 2 ज़ार 10, 1 कैरी 5 2 ज़ार 10, सो 10 + 1 11, 1 कैरी 5 2 ज़ार 10, 10 + 1 11, 1 1 1 0, 1110। यहाँ पर वैल्यू क्या थी, वो बढ़ गई, सो इंक्रीज आ गया, ठीक हो गया। इंक्रीज्ड, ठीक है जी, इंक्रीज क्वांटिटी, क्वांटिटी हमारे पास इंक्रीज हो गई। चलें अभी मैं सोचता हूँ अभी 4.3, इसके बाद लास्ट एक्सरसाइज है 4.4 का, वो किधर है, चले 4.4 इंतहाई अहम एक्सरसाइज है, बिकॉज़ वो हमारे साथ स्टार्ट हो रहा है इस चीज़ के ऊपर।
प्रोपोर्शन, उसमें प्रोपोर्शन के क्वेश्चन हैं। उसमें हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये बातें करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बातें करेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको कल पे छोड़ देते हैं, क्या ख्याल है सबका? अभी तक जो क्वेश्चन मैंने कर लिए उसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बता सकता है, अदरवाइज़ हम कल क्लास 21 में फिर यूनिट नंबर 4 का 4.4 एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह।